नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हूँ एक नई केस स्टडी के साथ में, जहाँ पर मैं बात करूँगा एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने एक गुलाम से एक राजा तक का सफर तय किया। एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसके जैसा सम्राट आज तक इस कलयुग में कभी पैदा नहीं हुआ। एक ऐसे भारतवंशी के बारे में जिसने इस बिखरे हुए भारत को जोड़ने का काम किया, जिसके समय में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैली हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री 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 चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जिसने अपने गुरु के सपने अखंड भारत को अपना सपना बनाकर उसे वास्तविक रूप में सिद्ध करके दिखाया। वैसे तो चंद्रगुप्त का इतिहास शोधकर्ताओं द्वारा एक चर्चा का विषय है, क्योंकि उसकी कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आज भी उसके बारे में अनभिज्ञ हैं। मगर जितने सोर्सेज मुझे मिले हैं उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिसकी शुरुआत होती है चंद्रगुप्त के पिता से। कहा जाता है कि जब घनानंद मगध की सीमाओं को बढ़ा रहा था तो वहाँ पर बिहार में एक कबीला रहता था जिसका नाम मौर्य कबीला था। उस कबीले के सरदार चंद्रगुप्त के पिता सरवार सिद्ध मौर्य थे, और उस कबीले के सरदार होने के कारण उस कबीले को बचाने के प्रयास में उनका निधन हो गया। तो चंद्रगुप्त की माता अपने भाई के साथ गुप्त रूप से पाटलिपुत्र में रहने लगती हैं। लेकिन घनानंद इतना क्रूर राजा होता है कि वो अपनी प्रजा से बहुत ज्यादा कर लेता है, और इस पास में चंद्रगुप्त के मामा भी फंस जाते हैं। और तब चंद्रगुप्त लगभग 14-15 साल का होता है, और अपने मामा को बचाने के प्रयास में वह कई लोगों से मदद मांगता है, मगर कोई भी उसे मदद नहीं करता है। तब वहां पर उसको एक शिकारी मिलता है। वो एक सौदा करता है कि अगर मैंने तुम्हारे मामा को बचा दिया तो तुम्हें मेरा सदा के लिए गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। और चंद्रगुप्त उस सौदे को मंजूर कर लेता है और उसका गुलाम बन जाता है। मगर एक दिन चंद्रगुप्त जब अपने साथियों के साथ काम कर रहा होता है, तब उनमें से एक को बहुत प्यास लगी होती है और प्यास की वजह से बेहोश हो जाता है। तब चंद्रगुप्त उनके खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन शिकारी इतना निर्दयी होता है कि वह उन्हें पानी तक नहीं देता है, और एक सौदा करता है कि अगर तुमने मेरे कुत्तों से पहले मेरे शिकार को मुझे ला कर दे दिया तो मैं उन्हें पानी दूंगा, अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा खाना भी बंद कर दूंगा। लेकिन चंद्रगुप्त उस सौदे को मंजूर कर देता है, बल्कि सौदे को मंजूर करता ही नहीं, उसे जीत भी लेता है। तब वहां पर एंट्री होती है उस समय के बुद्धिमान आचार्यों में से एक आचार्य चाणक्य की, जिनकी नीतियां आज भी हमारे भारत देश को आगे बढ़ा रही हैं, फिर चाहे वो IB हो, रॉ हो या हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज हो। उनके बिना ये संभव नहीं हो पाता। तब आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त को ही क्यों चुना, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने जब पूरी बात को समझा तो उन्होंने देखा कि उस समय चंद्रगुप्त ने केवल अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि प्यास उसे नहीं लगी थी, उसके साथी को लगी थी, और उन सब साथियों के लिए चंद्रगुप्त ने अपने आप को प्रस्तुत किया। और आचार्य चाणक्य हमसे कहते हैं कि एक राजा की सबसे पहली क्वालिटी यही होती है कि वो प्रॉब्लम भले ही राजा को ना हो, लेकिन अगर उसकी प्रजा को है तो उसका कर्तव्य बनता है कि उसे सॉल्व करना। तब आचार्य चाणक्य शिकारी सौदा कर चंद्रगुप्त को वहां से तक्षशिला ले जाते हैं उच्च शिक्षा प्रदान करने। और जब चंद्रगुप्त की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब आचार्य के पास 2 शिष्य होते हैं, एक चंद्रगुप्त और दूसरा कश्मीर का युवराज मलयकेतु। लेकिन राजा तो केवल एक ही बन सकता था। तब आचार्य चाणक्य उनकी परीक्षा लेते हैं, और उसमें से पहला अवसर वो कश्मीर के युवराज मलयकेतु को देते हैं। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के गले में एक माला पहनाए रखी होती है, जो कि बिल्कुल उनके गले की साइज की होती है, और चंद्रगुप्त वहाँ पे सो रहा होता है। तब आचार्य चाणक्य मलयकेतु को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ उस माला को लेकर आओ, लेकिन एक शर्त है कि वो माला टूटे ना और चंद्रगुप्त जगे ना। तो मलयकेतु कहता है कि इसका तो केवल एक ही सोल्यूशन है कि चंद्रगुप्त की गर्दन काटनी पड़ेगी। लेकिन वो उसका मित्र होता है और वो इमोशनल हो जाता है, तो कहता है सर जी हमसे तो ना हो पाएगा। तब आचार्य चाणक्य कहते हैं ठीक, कोई बात नहीं, जाओ। और ठीक 6-7 महीने बाद वही माला वो मलयकेतु के गले में डालते हैं और चंद्रगुप्त से कहते हैं जाओ लेकर आओ, और शर्त वही है कि माला टूटे ना और मलयकेतु जगे ना। तब चंद्रगुप्त बिना इमोशनल हुए मलयकेतु की गर्दन काट कर माला ले आता है। तब आचार्य चाणक्य बताते हैं कि राजा की दूसरी क्वालिटी ये होती है कि उसको कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि उस समय पर क्या डिसीजन लेना सही है, उसके हिसाब से उसको डिसीजन लेना चाहिए। उसको हार्मोनल डिसबैलेंस में नहीं फंसना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में, जहाँ पर हम इसी कहानी को और कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।